ऐसे बैठे हूँ, ठीक हूँ ना। मेरे साथ आए हुए खनियारा के पूर्व प्रधान प्रताप चंद जी, एक्स BDO धनीराम अवस्थी जी, एक्स प्रधान राजकुमार जी हैं, जीवन दाई हैं हमारे यहाँ से, बाकी अतुल जी हैं, कमलेश जी हैं, सूरज जी हैं और सभी मेरे प्रेस के बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ और आपने जो मेरे लिए टाइम निकाला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जून 2024 में 1 जून को हमारे लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ 6 विधानसभा के चुनाव भी हैं। ये जो हमारे विधानसभा के चुनाव 6 विधानसभा के चुनाव हैं, जो समय से पूर्व जिन लोगों की वजह से करवाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात तो है ही, पर उनके लिए भी ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। अभी भाजपा का जो प्रत्याशी है वो तो घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस के हमारे भाई कार्यकर्ता बहनें जो अभी आवेदन कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि वो सभी जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जनता के प्रति समर्पित हैं। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं, पर मेरा थोड़ा देरी का कारण ये रहा कि मैंने सबसे पहले ये सोचा कि किस तरीके से हम इस जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर ये जीत सुनिश्चित होगी तभी मैं आवेदन करूंगा। उसके लिए मैंने जनता की नब्ज टटोलनी चाहिए। जनता से मैं कई जगह रूबरू हुआ, तो जिस तरीके से जनता ने मुझे अपना प्यार और स्नेह दिया उसका मैं सदैव ऋणी हूं और उनका धर्मशाला की जनता का सदैव ऋणी रहूंगा। आप सभी जानते हैं कि 2012 में मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दी गई थी, परंतु कुछ दिनों के बाद कट गई। 2 दिन मैंने जो चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, टिकट भी मेरे को आ गई थी, सिर्फ सिंबल मिलना बाकी था। तो उन 2 दिनों में जो जनता का सैलाब उमड़कर मेरे साथ सड़कों पे उतर आया, उसका मैं कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि 2 दिनों के भीतर ही मेरे साथ इतना बड़ा जन सैलाब उतरेगा। और 2 दिन के बाद जैसे ही टिकट कटी, वो लोग इतने निराश हो गए कि अब वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि किस तरीके से मनोज कुमार को अभी अगर टिकट मिलती है तो हम उस अपने अपमान का बदला लेंगे और इस वक्त जीत को सुनिश्चित करके कांग्रेस की झोली में डालेंगे। तो इसलिए मुझे जो उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी या कांग्रेस की जो टिकट के लिए आवेदन करने के लिए उन्होंने जो मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने अपने आप को अब ये अपना मन बना लिया है कि मैं अब कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए आवेदन करूंगा। थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि हमारे कुछ कांग्रेस के नेता लोग हैं जो मुझे धर्मशाला और शाहपुर की बात करते हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं जिला कांगड़ा में एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको 2 कंस्टिट्यूएंसी जो हैं मिली हुई है, जहां पर जनता का मुझे अपार प्यार मिला हुआ है, धर्मशाला और शाहपुर में। मैं 35 वर्षों से इन लोगों के बीच में हूं और इन लोगों की सेवा में प्रयासरत हूं। यही कारण है कि उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। मैं ठग नहीं हूं। अगर मैं ठग होता तो 35 साल तक ये लोग मुझे बर्दाश्त ना करते, ना शाहपुर के और ना धर्मशाला के लोग। आज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा
आपके माध्यम से अपने हाईकमांड को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट ली जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे टिकट दी जाए, मुझे टिकट दे, पर ग्राउंड रियलिटी को समझने का प्रयास करें और ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से टिकट दें, ताकि हम कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित कर सकें और ये जो अफरा तफड़ी का और अस्थिरता का माहौल कुछ लोगों ने फैलाया हुआ है उसके उनके मुंह पर ताला लगाया जाए। आज कांग्रेस को जरूरत है टिकाऊ और बिकाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। मनोज कुमार 36 वर्षों से कांग्रेस में टिकाऊ भी है और बिकाऊ नहीं है। अगर बिकाऊ होता तो मनोज कुमार को कई बार मौके ऐसे आए थे। 25 साल तक तो मैं मुख्यमंत्री के बिल्कुल साथ और नजदीक रहा हूं। मैं चाहता तो मैं भी ठग बन के कुछ ना कुछ कर सकता था, पर मेरी जमीर ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया। मैंने अपने स्वाभिमान से और अपनी ये जो आत्मसम्मान है उससे कभी समझौता नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्रेस वार्ता को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। सर, क्या कारण थे 2012 में टिकट कटने? हाँ सर, टिकट कटने के क्या कारण मानते हैं 2012 में टिकट? अब टिकट कटने का यही कारण रहा होगा क्योंकि ना तो मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी और ना ही मैं आर्थिक तौर पर इतना मजबूत था कि बार बार आता जाता और अपनी टिकट की पैरवी करता। हो सकता है कि मुझ में ही कुछ कमियां रही होगी, तो मैं सोचता हूं कि अब 12 साल में तो शायद वो कमियां मैंने सुधार भी ली होंगी। क्या कांग्रेस आर्थिकी को भी प्रेफर करती है टिकट? नहीं, आर्थिकी को तो मैं ये कह रहा हूं ना कि मेरा आना जाना, मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं बार बार कांग्रेस के कहीं दिल्ली में अपनी पैरवी करता, शिमला में अपनी पैरवी करता, और ना मेरे पास इतना समय था क्योंकि मुझे 10 तारीख को टिकट मिली थी। याद है मुझे 10 तारीख को टिकट मिली थी और 14 तारीख को 13 तारीख शाम को मुझे शिमला में बुलाया गया कि अपना सिंबल ले जाओ, और उसके बीच में ही एक मैसेज आ गया था कि भाई अब सिंबल जो है किसी दूसरे को अलॉट कर दिया गया है। तो उसके बाद फिर वो 14 तारीख को मेरी टिकट कैंसिल हो गई। सर, 14 महीने हो गए। हाँ जी, गद्दी बाहुल्य क्षेत्र है और कभी हर बार जो है कहीं ना कहीं पे दाव जो है पार्टियां गद्दी बाहुल्य क्षेत्र में जो है टिकट के लिए करती हैं, जहाँ एप्लीकेशन को पूर भी रहे हैं, विशाल नेहरी को भी दिया मौका। तो क्या अब ऐसा है कि गद्दी कम्युनिटी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, तो कैसे चुनाव अगर कांग्रेस आप पे खेलती है तो कैसे चुनाव? नहीं, अभी आपने देखा भी गद्दी कम्युनिटी कोई नहीं बटी हुई है, खासकर मेरे नाम पे कभी बटी नहीं हुई है। आपको पता है कि मैंने 2005-6 में जो अपनी कम्युनिटी की लड़ाई लड़ी थी वो आज भी मुझे याद करते हैं। शायद मैंने आपकी प्रेस वार्ता सुनी थी या इंटरव्यू सुना था, उसमें बाकायदा मेरा नाम लिया गया है उसमें कि मनोज कुमार ने खुले दिल से हमारी मदद की है या नहीं की है, तो मुझे बताओ। तो ऐसा नहीं है, मैं और ना ही मैं इस कम्युनिटी को 2 भागों में बांटता हूं। हमारी कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी है और ये इकट्ठी रहेगी। 14 महीने हो गए सरकार को बने हुए। डल झील एक मुख्य मुद्दा है आपका, आपके ही क्षेत्र में आता है जहाँ से आप संबंध रखते हैं। कोई प्रयास तो हुए नहीं अभी तक वहाँ पे झील के लिए? एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैंने पीछे भी प्रेस वार्ता करी थी, उसमें मैंने आपको कहा, आपके माध्यम से ये कहा था कि जो एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी है ना बरसात में, उस त्रासदी ने हिमाचल को झकझोर के रख दिया था और हिमाचल का पूरा जो था फोकस जो था वो लोगों की जान माल को बचाने का था। इस करके थोड़ा सा समय उसमें सरकार को लग गया और मुझे पूरा विश्वास है कि अब सरकार पूरा उस पर काम करेगी। सर, त्रासदी अलग मुद्दा है। डल झील को तो डल झील के जो स्वरूप को तो बिगड़े हुए काफी समय हो गया। उसका बजट जो था ना वो सारा डाइवर्ट करना पड़ा, आपको तो पता ही है। अभी जितनी वहाँ जानी नुकसान हुए, माली नुकसान हुए, तो सरकार के पास जितना भी खजाना था तो सब वहीं लुटाना पड़ा। अब हम कैसे उम्मीद कर सकते और कैसे हम उन लोगों को प्रेशराइज कर सकते थे कि पहले डल झील को बना लो, किसी की जान मत बचाओ और कि जो जितना जान माल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ना की जाए। लोगों को सुविधा देना बड़ा जरूरी था। मनोज जी, सुधीर शर्मा यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं?
मैं उसको कार्यकाल कांग्रेस की नज़र से देखता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, विकास हो पाया था। देखो, सरकारें विकास कराती हैं, व्यक्ति विशेष का भी विकास नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति विशेष ने किसी ने विकास करना होता, जो 5 साल भाजपा के राज में कितने लोगों को हमने कोविड के दौरान जो है मदद की, कितने लोगों को आज हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ होते हैं, या कितने आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोग होते हैं, हमने कितने लोगों की आज दिन तक मदद की है, बताएं। अब देखो, काम करती हैं सरकारें। सरकारों के पास जो है विजन होता है, वो माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के पास था, और वो ही विजन जो है अब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास भी। यदि कांग्रेस पार्टी जो है हाईकमान अगर आपको टिकट दे देती है, तो किन चुनावी मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? बहुत से मुद्दे हैं। अहम सबसे पहले तो मैं समझूंगा, मेरी जो अपनी पर्सनल राय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, जो कि हमारे एक रोजगार का साधन है। स्मार्ट सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी को हम इस तरीके से स्मार्ट बनाए, मैं बहुत चिंतित होता हूँ, सच कहूँ तो। हम ये जो स्मार्ट सिटी है, इसको इस तरीके से हमें बनाना होगा कि जिससे रोजगार मुहैया हो। आपको तो पता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको मेंटेन बना तो देगी, पर उसके बाद उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी कॉरपोरेशन की होगी। तो कॉरपोरेशन के पास इतना धन होना चाहिए कि कॉरपोरेशन जो है वो उसको मेंटेन कर पाए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि ये जो हमारी स्मार्ट सिटी है वो उसमें धन न होने की वजह से ये भी हमारे लिए एक सफ़ेद हाथी ही साबित हो। नंबर 2, हमारे जितना भी टूरिज़्म है, जैसे हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि टूरिज़्म कैपिटल को हम धर्मशाला कांगड़ा को बनाने जा रहे हैं, तो टूरिज़्म की यहाँ पर अपार संभावना है। अपर बेल्ट आपको पता है टूरिज़्म से भरी हुई है, निचली बेल्ट हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट है। जब अभी मैं लोगों के बीच में गया तो हमारे लोगों को आज दिन तक हम एग्रीकल्चर के प्रति जो है वो जागरूक नहीं कर पाए हैं। उन लोगों के पास आज दिन तक भी कोई ऐसा कमाई का साधन नहीं है जिससे वो अपनी आर्थिकी को मजबूत कर पाएं। कितना कि वो लोग धान और कणक से अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, और वो भी अब जो ये आवारा पशु हैं, या जो नील गायें हैं या बंदर है, इनकी वजह से ये फसलें करना छोड़ दिए लोगों। तो इन लोगों के लिए कैश क्रॉप की ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि ये लोग जो हैं अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें। और अपर बेल्ट जो है 2 बेल्टों में बटा हुआ धर्मशाला हमारा। अपर बेल्ट जो पूरा टूरिज्म की जहाँ पूरी अपार संभावना है, वहाँ पर जितने भी टूरिज्म के पॉइंट्स हैं, चाहे वो त्रिउंड है, चाहे वो गुणा माता है, चाहे ये काले पुल का जो अपना ये बेल्ट है, जहाँ पर कभी यहाँ पर ये जू की बात हुई थी, परंतु अफसोस है कि इतने एवरग्रीन फॉरेस्ट में और इतने डेंस फॉरेस्ट में हम यहाँ पर जू के बारे में कभी नहीं सोच पाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें एक बार अगर मुझे कहीं मौका मिला तो मैं इसके ऊपर ज़रूर गौर करूँगा, और जितने भी अदर टूरिस्ट पॉइंट है उनको सबको डेवलप करने के लिए कोशिश करूँगा, ताकि हमारे लोगों की आर्थिकी जो है वो मजबूत हो। सर, आपने कहा व्यक्ति विशेष विकास नहीं करवाता है, पार्टी विकास करवाती है। तो दूसरी तरफ सीएम सुक्खू खुद कहते हैं कि फंड की कमी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ अभी तक जमा नहीं हो पाया। अगर आपको टिकट मिलती है फिर किस तरीके से विकास होगा? ऐसा है कि उसको बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अब आपको मैंने बता दिया, पहले इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो हम आज दिन तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है। जो सुक्खू जी ने छोटे छोटे कट लगा के किसी तरीके से धन की व्यवस्था की थी, वो तो उनको वहाँ खर्च करना पड़ गया। अब देखो ना, अब सुक्खू जी ने घर से तो निकाल के देना नहीं है, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस व्यवस्था के लिए सुक्खू जी प्रयासरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अगले साल तक ये पूरे का पूरा काम जो है वो कर देंगे। तो मनोज जी, अगर बात की जाए, अभी भी जो वर्तमान सरकार है हजारों करोड़ों की जो प्रोजेक्ट हैं उनको धरातल पर उतार रही है।